जय हिमालय जय भारत। इस बार आपको नेपाल के एकीकरण को लेकर जानकारी दे रहा हूं कि नेपाल किस तरह से छोटे छोटे में बटा था और उसे किस तरह से गोरखा साम्राज्य के तौर पर वह उभर कर सामने आया और एक शक्तिशाली हिमालयी राज्य के तौर पर वो उभरा। कभी नेपाल सिर्फ काठमांडू घाटी तक ही सीमित था और उसे पृथ्वीनारायण शाह के नेतृत्व में कांगड़ा तक और ये पश्चिम में और पूर्व में सिक्किम तक एक समृद्ध देश के तौर पे बना दिया गया था। उसके बाद की अलग कहानी थी। अंग्रेजों के युद्ध के बाद गोरखों को पीछे हटना पड़ा था और पश्चिम में काली नदी और पूर्व में तीस्ता नदी तक वे सिमट गए। आज इसी बारे में शुरू कर रहा हूं कि नेपाली राज्य का कैसा ये विस्तार हुआ। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरी इस जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो है गढ़वाल का इतिहास और इसके लेखक जो है जो उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया माने जाते रहे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण। उनका उत्तराखंड का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भाग 5 गोरख्यानी इसे लेकर है और इसमें मुख्यतः 1790 से 1815 तक उत्तराखंड में इनका शासन रहा है गोरख्यानी का, जिसे गोरख्यानी के तौर पे और इसे गढ़वाल में गोरख्यानी और कुमा में गोरख्याली के तौर पे जाना जाता है। इसी पुस्तक से मैं और इसके अलावा और भी कई पुस्तकें हैं, इंटरनेट भी है, नेपाल से मिली सामग्री भी है, इसका आधार है। तो शुरू करते हैं कि नेपाली राज्य का विस्तार कैसे हुआ था। इस बारे में शुरू करने से पहले थोड़ा सा इस पूरे भारत खंड के समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति के बारे में बता देता हूं। उस दौरान दिल्ली में मुगलों का राज था, लेकिन यहाँ मराठा भी मजबूत थे, सिख भी थे, राजपूत भी थे और इस तरह के दक्षिण में भी थे। यहाँ पे इस तरह हिंदू तो शक्तियां थी, जो राजा थे वो पहले की तरह ताकतवर होने लग गए थे और मुगल शासन अपने पतन की ओर जा रहा था, जहां और भी मुस्लिम जो शासक भी थे, जबकि अंग्रेजों की शक्ति लगातार बढ़ रही थी और उन्होंने बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया था। एक तरफ मैदानों में अंग्रेज आगे बढ़ रहे थे तो उसी दूसरी ओर जो हिमालयी क्षेत्र है उसमें गोरखा शक्ति बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। आज जो काली गंगा के पूर्वी तट से लेकर दार्जिलिंग सिक्किम की पश्चिमी सीमा मीची नदी तक फैला हुआ जो सारा पर्वतीय देश एवं उसके पत्तल में स्थित तराई की सकरी पट्टी को नेपाल राज्य के नाम से पुकारा जाता है, किंतु 18वीं शती ईस्वी तक नेपाल उस छोटी सी उपत्यका का नाम था जो कोसी नदी और त्रिशूली नदी की पंडालों पर फैली थी। इस उपत्यका को यह नाम उसमें बसी नेवार जाति के कारण मिला था। नेवारों को भूमि से पूर्व की ओर दार्जिलिंग तक किरात जाति की भूमि थी। इसमें किरात वंश की राई, याखा और लिम्बू नामक जातियां बसी थी। नेवारों की पश्चिम भूमि से पश्चिम की ओर काली नदी के पूर्वी तक का प्रदेश 24 कहलाता था, जो कि 24 ठकुराइयों से बटा था। परंपरा अनुसार इन 24 ठकुराइयों को जुमला राज्य के अधीन माना जाता था। संभव कभी उन पर जुमला राज्य का पर्वत रहा होगा और यही डोटी और दुल्लू नामक प्रसिद्ध राज्य भी थी। पूर्वोक्त 24 जो अभी कहा गया है 24 जो है उसके अंतर्गत कास्की नामक एक ठकुराई थी, जिसके अधीन गोरखा नामक एक उबड़ खाबड़ पर्वतीय प्रदेश था और यह राज्य नेपाल उपत्यका के उत्तर पश्चिम में बसा था। इस गोरखा राज्य का प्रमुख नगर जो था वो गोरखा था, जो आज भी काठमांडू से लगभग 55 मील उत्तर पश्चिम की ओर एक पर्वतीय श्रेणी पर है। अनुश्रुति के अनुसार इस पर्वत श्रेणी पर प्रसिद्ध सिद्ध योगी गोरखनाथ ने तपस्या की थी और उन्हीं के नाम पर इस राज्य को गोरखा नाम मिला था। इस राज्य में मगर, गुरुंग, ठकुरी और खस नामक सवर्ण जातियां तथा दमाई और सारकी नामक जो दलित जातियां भी बसी थी। खस जाति की वैसे 12 उपजातियां हैं। इनमें थापा, बसनेत, कुंवर और बिस्ट आदि प्रमुख हैं। गोरखा राज्य के सभी सवर्ण और दलित निवासी गोरखाली कहलाते थे।
इसके विपरीत डोटी, दुल्लू, जुमला, चौबीसी और निवासी जो है पर्वतीय कहलाते थे। नेपाल में आज भी गोरखाली और पर्वतीय नामों का प्रयोग खूब होता है। इस तथ्य से अपरिचित व्यक्ति अब जो आज नेपाल देश है उसके सभियों को गोरखाली या गोरखा समझ लेते हैं, तथा नेपाल के कई निवासी भी जो गोरखाली नहीं है नेपाल में बाहर अपने को गोरखाली या गोरखा बताने में। वैसे नरेश पृथ्वीनारायण शाह की जो गोरखा सेना थी जिसके उन्होंने गोरखा नाम दिया था, उसमें ठकुरी, क्षेत्री, खास क्षेत्री और गुरुंग और मगर, यही पहले शुरू में यही थे और बाद में और जातियां भी शामिल होती गई। हालांकि इसमें जैसे ब्राह्मण थे या दलित थे, इनके भी रोल भूमिका थी। बाद में गोरखा सेना में और भी जातियों के लोग शामिल होते चले गए और अंग्रेजों के जमाने में और भी जब अन्य जातियां भी इसमें शामिल होती गई तो सबको गोरखा कहा जाने लगा। और चूंकि गोरखा योद्धा थे, वीर थे, तो सभी जो नेपाली थे वो अपने को गोरखा कहने में वो शान समझने लग गए थे। उनकी पहचान गोरखा से भी हो गई थी। खासतौर पर भारत में रहने वाले जो नेपाल मूल के लोग हैं वे अपने को गोरखा कहलाना पसंद करते हैं। तो इस तरह के शब्द इस तरीके से हो गया, लेकिन वास्तव में गोरखा एक छोटा सा इलाका था, क्षेत्र था, राज्य था, और जो आज भी एक जिले के तौर पे नेपाल में मौजूद है। आप इसको देख सकते हैं। यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार हिमाचल गढ़वाल और नेपाल के निवासी हिमाचली, गढ़वाली और नेपाली कहलाते हैं, उसी प्रकार कुछ अभिलेखों में गोरखा राज्य के निवासियों को गोरखाली या गोरखिया या गोरछा भी कहा जाता रहा है। और बाद में अंग्रेजी और हिंदी के जो कई जो ग्रंथ थे उनमें गोरखालियों के गोरखा नाम प्रयोग होने लगा। कई अभिलेखों से ये पता चलता है कि कुमाऊं और गढ़वाल पर शासन करने वाले जब गोरखों ने वहां शासन किया था तो उनके नाम के अंत में थापा, बसनेत, कुंवर, पांडे, बिष्ट, भंडारी, पाध्या और चौतरा या चौतरिया ये जातिवाचक या वर्गवाचक शब्द मिलते हैं। चौतरा का संबंध चबूतरा या राज सिंहासन से जोड़ा जाता है। चौतरा वे राज्याधिकारी थे जिनका संबंध गोरखा राज्य के शाही ठकुरी राजवंश से था, अर्थात जो राजाओं के भाई भतीजे आदि थे। और इसमें इनको खासतौर पर जो ठकुरी हैं यहाँ के राजवंश के लोगों को कहा जाता है। बाद में ये कहा जाता है कि नेपाल का जो ठकुरी राजशाही वंश था उसको चित्तौड़ से जोड़ने की कोशिश की, और कुछ लोग कहते हैं कि चित्तौड़ से ही गए थे। जो भी हो, पर यह है कि उनके मूल पुरुष भोपाल को चित्तौड़ का राणा वंश की उज्जैन में गई शाखा वाले विक्रम राजा की वंश बतलाया गया है। परंतु भाषा वंशावली में नेपाल और राजस्थान से प्राप्त विभिन्न वंशावलियों में एवं गोरखाली राजाओं के प्रारंभिक पूर्वजों के नामावलियों में इतनी विषमता पाई जाती है कि भाषा वंशावली के कथन की प्रामाणिकता मानना कठिन है। अतः इस बात पर संदेह प्रकट किया जाता रहा है कि नेपाल का जो राजशाही जो वंश है, ये जो राजा थे, जो वे राजस्थान से गए थे। हालांकि उनका यह दावा है कि वे मूलतः मेवाड़ से ही गए थे। बहरहाल भाषा वंशावली के अनुसार भोपाल के ज्येष्ठ पुत्र खाच्छा, जिनको हरिहर सिंह कहा जाता, ढोर, भीरकोट, सतों और गढ़ों का उन्होंने अधिकार कर लिया था। और वहां चूंकि मगर आदि अर्थात मगर जाति की वो भूमि थी, उनका वे राजा बन गए। उनके छोटे पुत्र मीचा, जिसे अभय सिंह कहते थे, ने नवाकोट पश्चिम पर अपना राज्य स्थापित किया था। मीचा यानी अभय सिंह की कुछ पीढ़ियों ने बाद में नवाकोट पश्चिम पर का सिंहासन कुलमंडन से उनको प्राप्त हुआ था। और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली के सम्राट तब यानी मुस्लिम या मुगल जो भी रहेंगे, उनके को प्रसन्न करके उन्होंने अपने वंश के लिए शाह की उपाधि प्राप्त की थी। और तब से वंश जो है शाही ठकुरी का वो शाही शाह कहलाने लगा। वैसे ऐसा कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है जिसमें इस कथन की पुष्टि हो। इसी तरह का जैसे कि गढ़वाल के नरेश भी जो पमार थे वो भी शाह लिखते थे, और उनके लिए भी इसी तरह का दिल्ली के शासकों से जो शाह टाइटल लाया गया था उसके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन ये वो कहते हैं, दावा करते हैं कि दिल्ली के शासकों ने दिया था। हालांकि उन दिनों शाह लिखना अपने नाम के आगे एक इज्जत की बात मानी जाती है, और माना जाता है कि नेपाल या गढ़वाल के राजाओं ने इसको अपने नाम के साथ
जोड़कर ये कहानियां प्रचलित करती थी। बात जो है कि आगे बढ़ते हैं कि गोरखा राज्य कैसे बने। कुलमंडन के वंशज एक द्रव्यशाह हुए। उन्होंने जिनका राज्यकाल 1559 से 1570 तक माना जाता है, उन्होंने अपने साथियों के सहित गोरखा राज्य के निकट के प्रदेश में छोपराक ग्राम में अपना डेरा डाला। इसके पास ही लिगलिग में गुरुंग जाति का राज्य था। उसके लिए वो प्रतिवर्ष वहां पे जो है विजयदशमी के दिन बल परीक्षा करके राजा चुनने की प्रथा थी। ये जो गुरुंग लिगलिग में जो गुरुंग जाति था उनके प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। विजयदशमी के दिन जब लिगलिग के मेले में वे लोग अपना राजा चुनने के लिए वहां पे जो जनता निशस्त्र एकत्रित हुई थी, मतलब वो बिना हथियारों के एकत्रित हुई, तो द्रव्यशाह की सेना ने वहां पे अचानक आक्रमण कर दिया और लिगलिग के गणराज्य पर सरलता से अधिकार जमा दिया और इस तरह उन्होंने ये गुरुंगों का प्रदेश जीत लिया था। गोरखा राज्य पर इन्हीं दिनों खड़का यानी खस राज्य का राजा था और उस राजा ने तागाधारी यानी खस तथा मतवाली उनको जाते हैं जो ये मद्यपान करते थे और उनमें मगर और गुरुंग जातियों के लिए कहा गया है। दोनों जातियां उनसे नाराज थी। द्रव्यशाह के हितैषी नारायण अर्जाल और गणेश पांडे ने उनके असंतोष को और भी भड़काया, यानी इन दोनों ने मगर गुरुंग को और अपने उनके विरुद्ध राजा का भड़काया था और यह प्रचारित कर दिया कि सिद्ध योगी गोरखनाथ ने द्रव्यशाह को दर्शन देकर उन्हें राजा होने का प्रदान किया है। द्रव्यशाह ने खड़का राज्य के राज्य पर आक्रमण किया, यानी उस खस राज्य पे आक्रमण किया, किंतु वे उसे हरा न सके और इस तरह वे जो है द्रव्यशाह वापस लिगलिग अपने राज्य को लौट गए जो उन्होंने जीता था। तब उसने कूटनीति का आश्रय लेकर खड़का के राजा को कि जो उनके खिलाफ उनकी प्रजा को अपने साथ मिला दिया। संवत 1616 यानी सितंबर 1559 की शाम को जब द्रव्यशाह के समर्थकों ने उस गोरखा राज्य को जो राज्य था उसके दरबार में द्रव्यशाह को छुपा दिया और उसी रात में जब लोग सभी सो रहे थे तो द्रव्यशाह ने अपने साथियों सहित नए दरबार मथिनोकोट पर आक्रमण कर दिया। अंधकार में जब सहसा आक्रमण हो गया तो खड़का का जो राजा था, खड़का का राजा, वो द्रव्यशाह के हाथों मारा गया और इस तरह द्रव्यशाह का गोरखा राज्य पर अधिकार हो गया। तब से स्थायी ठकुरी वंश के नरेशों के विरुद्ध में अति प्रबल गोरखा दक्षिण भाव महाधिपति उनके आगे और जो अब तक चला रहा था। जब तक कि नेपाल में राजशाही रही तब तक वो ये लिखते रहे और इस अवसर को पाकर द्रव्यशाह ने सिंहासन चौक तथा अजयगढ़ को भी अपने राज्य में मिला लिया था। इस तरह गोरखा राज्य का विस्तार शुरू होने लग गया था। द्रव्यशाह के पौत्र थे रामशाह। रामशाह को न्याय की काफी प्रशंसा की जाती है। तो रामशाह का जो कार्यकाल था वो था राज्यकाल वो 1606 से 1633 तक। उन्होंने पड़ोसी राज्यों को हड़पने के लिए अपना राज्य अभियान प्रारंभ किया। 3-4 युद्धों के पश्चात उन्होंने पड़ोस में स्थित लमजुंग राज्य पर अधिकार कर लिया था और तब उन्होंने गोरखा नगर से 14 कोस उत्तर की ओर स्थित बारकपाक राज्य के राजा से भी निपटने की ठानी, क्योंकि माना उनको ये था कि वो लुमजुंग के राजा को के साथ है, उनके पक्ष लेते हैं। सीधे युद्ध में तो उनको लगा कि वो जीत नहीं पाएंगे तो उन्होंने छल का रास्ता लिया। उन्होंने बारपाक के घले वहां के गुरुंग और मगर जो जातियां थी उनके राजा चाग्या को तथा पड़ोसी राजा सरतान के राजा सुल्तान को अपना मित्र बनाने का वचन देकर निमंत्रित किया। सीधे साधे जो लोग थे वो विश्वास करके बिना हथियारों के उनके पास आ गए। रामशाह के राज्याधिकारियों ने अपने शस्त्र जो है छिपा रखे थे। निहत्ती चागा और सुल्तान पर अपने उन्होंने शस्त्रों से आक्रमण कर दिया और उसमें जो चाग्या था वो मारा गया और सुल्तान गोरखा नगर जो थे उसके पूर्व कोर गांधी खोला के पास सरसल्यान में भाग गया। इन्होंने इसका मतलब उनको बुलाया था और धोखे से उन पर आक्रमण कर दिया।
रामशाह की सेना ने बारपाक और शाल्यान पर भी अधिकार कर लिया। ये धोखे से उन्होंने अधिकार कर लिया। धीरे धीरे छल कपट और कूटनीति का आश्रय लेकर रामशाह ने गोरखा राज्य की सीमा उत्तर की ओर चेपे तक तथा दक्षिण में मर्स्यांग नदी तक तथा पूर्व की ओर दारिंग नदी तक और पश्चिम की ओर भोट यानी तिब्बत के रसवा नामक स्थान तक पहुंचा। इस तरह रामशाह ने अपने राज्य में नापतोल की भी निश्चित प्रणाली आरंभ कर दी थी। उन्होंने तांबे का माणा, पाथी तथा नापने के अन्य भांडों का भी भांडे यानी बर्तनों का आकार प्रकार निश्चित किया था। उन्होंने राजस्व, शासन व्यवस्था, नैतिकता, सदाचार, सामाजिक रीति नीति, बाटा घाटा, वन गोचर आदि के संबंध में रखने वाले के नियम बनाए, जिनमें से कुछ राजशाही की स्तर तक चलते रहे, यानी लोकतंत्र आने से पहले तक चलते रहे। और उनको बारे में ये भी कहा जाता है कि वे बहुत न्यायप्रिय राजा थे। रामशाह के अगले 3 उत्तराधिकारी दुर्बल सिद्ध हुए। उनके राज्यकाल में गोरखा राज्य के कुछ भागों को लमजुन के राजा ने छीन लिया था। रामशाह के चौथे वंशज जो है वो पृथ्वी शाह हुए और उन्होंने युद्ध करके लुमजुंग से अपनी भूमि प्राप्त। जब उन्होंने देखा कि ये हम जीत नहीं सकते हैं तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया। उनने छद्म कला करके अपने छोटे बेटे रणदुल्ला शाह और कुछ राज्य अधिकारियों को अपने राज्य से निकाल दिया। यानी उन्होंने अपने बेटे को और कुछ राज्य अधिकारियों को जानबूझकर उनसे झगड़ा करवाया, झगड़ा किया और उनको राज्य से निकाल दिया, जबकि यह उनकी चाल थी। और ये जब उनको निकाल दिया तो ये उनका बेटा और ये जो अन्य अधिकारी थे वे लुमजुंग के राजा की शरण में चले गए। उनकी बातों पर विश्वास करके लुमजुंग के राजा ने रणदुल्ला शाह को उसी प्रदेश का शासक बना दिया जिसे गोरखा राज्य से छीना था। अवसर पाकर रणदुल्ला शाह ने उस प्रदेश को अपने पिता को सौंप दिया और अपने राज्याधिकारियों सहित गोरखा राज्य को भाग गया। ये सब कुटिल चालें चल रही थी। उस वक्त गोरखा राज्य के पास समृद्धशाली नेपाल उपत्यका थी। उनको अब ये जीतना था और जो तिब्बत और भारत के मध्य होने वाले व्यापार से बहुत लाभ उठाती थी। नेपाल उपत्यका पर उनकी अब नजर टिक गई थी। इन दिनों नेपाल उपत्यका में 3 छोटे छोटे राज्यों भादगांव, पाटन और काठमांडू में ये बटी गई। इनके राजा ही एक मूल वंश में उत्पन्न होने पर भी एक दूसरे से लड़ते झगड़ते थे। ये मल्ल राजा थे और नेपाल उपत्यका को अपने राज्य में मिलाने की योजना बनाने का श्रेय रामशाह के पौत्र नरभूल भूपाल शाह को है और उनका राज्यकाल 1716 से 1742 तक माना जाता है। उन्होंने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने के साथ ही अपने मित्रों की संख्या में बढ़ोतरी की और खांची, पालत्या, पर्वत तथा तनहों के राज्य परिवारों से उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। पूरी तैयारी करके उन्होंने नेपाल उपत्यका से तिब्बत को जाने वाले मार्ग के द्वार पर स्थित नवाकोट पूर्व पर आक्रमण कर दिया, परंतु उनको पराजित होकर लौटना पड़ा। इस पराजय का सारा दोष नरभूपाल ने अपने सेनानायक जयंत राणा के सिर मटकर उसे अपने राज्य से निर्वासित कर दिया। झूठे आरोप लगाकर निर्वासित किए जाने के कारण वह काठमांडू के राजा जयप्रकाश मल्ल की शरण में चला गया। जयप्रकाश मल्ल ने उसे नवाकोट में जागीर दे दी। आक्रमण के समय काठमांडू के राजा ने नवाकोट की सहायता की थी, इसलिए नरभूपाल ने काठमांडू के पड़ोसी तथा शत्रु भादगांव के राजा से मित्रता जोड़ी। मित्रता को अधिक घनिष्ठ बनाने के लिए उसने अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी नारायण को भादगांव के राजा के यहाँ भेज दिया। वह राज परिवार में 3 वर्ष तक रहा और नेपाल उपत्यका में भली प्रकार से वो परिचित हो गया। मतलब वो इस पीरियड में उस पूरी घाटी के सब सामरिक दृष्टि की जो बीच बातें थी उनको समझ गए। नेपाल उपत्यका पर अधिकार किए जाने की योजना को सफल बनाने के उद्देश्य थे नरभूपाल ने अपने पुत्र पृथ्वी नारायण का विवाह मकवानपुर के राजा हेमकर्ण सेन की पुत्री से निश्चित कर दिया, जिसे तराई के मार्ग से बागमती नदी की उपत्यका एवं नवाकोट तक पहुंचने के लिए एवं काठमांडू राज्य का घेरा डालने के लिए मकवानपुर से संपन्न एवं शक्तिशाली राज्य का उसे सहायता प्राप्त न हो सके। मतलब वो चाहते थे कि किसी भी तरीके से नेपाल का जो उस समय की जो ये कह सकते काठमांडू घाटी के राजाओं को वो अलग थलग करना चाहते थे।
किंतु विवाह के पश्चात मकवानपुर के राजा ने मधेश, जो मध्य प्रदेश का था, तो आजकल मधेश है जो, उसे प्रचलित प्रथानुसार अपनी पुत्री को बारात के साथ भेजना अस्वीकार कर दिया। इस पर वहां पे कुछ विवाद हो जाएगा और पृथ्वीनारायण शाह का विवाह बनारस जिले के वंश राजपूत अहिमान सिंह चिपू से किया गया। मतलब वो विवाह उस समय नहीं हो पाया। बाद में पृथ्वीनारायण शाह के 2 छोटे भ्राताओं के विवाह भी अहिमान सिंह के परिवार में किए गए। यह वैवाहिक संबंध पृथ्वीनारायण शाह के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो अब जो ये कहानी है यहाँ तक, अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि पृथ्वीनारायण शाह ने किस तरीके से नेपाल इस उपत्यका को जीता था और इसके बाद इसके पुत्रों ने भी, इनसे वंशधरों ने कैसे इसको गढ़वाल, कुमाऊं में इधर और पश्चिम की ओर और पूर्व में सिक्किम तक वो चले गए थे। ये अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। पहली ये इस एपिसोड है, इसमें नेपाल के कैसे एकीकरण हुआ था। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। वेबसाइट भी है। इस चैनल को देखते रहिए। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।